कहानियों को हम कैसे प्रिज़र्व करें, अपने पूर्वजों की, अपने परिवार की, कि जब हम कहते हैं कि संस्कारों को परिवार से परिवार जब हम ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं और आज के समय में जब हम न्यूक्लियर या पोलर फैमिली वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हमें वो समय नहीं मिल रहा कि हम अपने दादा-परदादा की कहानी अपने बच्चों को भी हम सुना पाएँ, राइट? और मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ, मैं बताना चाहूँगा कि नाना जी को मैं हमेशा बोलता था कि आप बचपन से इतनी कहानियाँ सुनाए हैं सभी को और जब भी आप कहानी सुनाते थे, 4-5 लोग बैठते थे, आराम से चाय आती थी और बड़े ही सुंदर अंदाज से उस कहानी को वो सुनाते थे। एक-एक डिटेल सुनाते थे, ₹5 जहाँ खर्च हुए उसको भी वो बताते थे। तो उनको मैंने कहा कि उनको जाके डायरी भी मैंने दी कि आप लिखिए कहानी को क्योंकि आपके जाने के बाद ये कहानियाँ आपके साथ चली जाएँगी। तो जब उनके जाने के बाद जब मैंने उस डायरी को देखा तो देखा कि बस एक ही पैराग्राफ है। ज़्यादा उन्होंने नहीं लिखा क्योंकि कहानी कहना और लिखना उसमें जो झिझक होती है वो हम सभी समझ सकते हैं। और जब निष्ठा जी के बारे में सुना कि इनकी जो कंपनी है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल लेके आ रही है इमॉर्टल्स के रूप में, जहाँ पर ये फैमिली की लेगेसी को मेंटेन करने के लिए स्टोरीज़ को प्रिज़र्व करने की बात कर रही थी, तो मुझे लगा कि शायद इनसे पहले परिचय हो जाता, तो ये जो कार्य है, ये हम कर पाते। आप सभी को ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इनकी प्रॉपर डिग्री है, बैचलर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में फ्रॉम टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़। और आज हम इनसे इनके काम के बारे में भी बात करने वाले हैं और एक इंटरव्यू के रूप में जब मैंने देखा कि इन्होंने मेंशन किया कि शी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ मीन्स अ पार्टीशन फैमिली मतलब भारत-पाकिस्तान का जो बँटवारा हुआ है, वहाँ से जो परिवार मूव किए, फिर कैसे राजस्थान में सेटल किए, ये सभी कहानी निष्ठा जी भी हमें बताएगी क्योंकि इनका काम ही है कहानियों को संजोना, कहानियों को कहना और कहानियों को जनरेशन टू जनरेशन पहुँचाना। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है निष्ठा जी एक बार फिर से हमारे इस पॉडकास्ट में। हाँ जी, अमित जी, धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आज ये मौका दिया आपसे वार्तालाप करने का, आपसे बातचीत करने का और अम, थैंक यू सो मच आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, आपने इतने अच्छे से बताया, जो स्टोरीज़ प्रिज़र्व करने का काम हम करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। आई थिंक आपकी जितनी भी ऑडियंस है, वो ये बात ज़रूर इस बात से एग्री करेगी कि आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन की भरमार है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास क्लॉड है, इतने सारे यू हैव सो मेनी थिंग्स राइट? इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है? कमी है विज़डम की, कमी है कल्चर की, कमी है अपने अपनी संस्कृति से जो एक आपका एक रूटेडनेस होना चाहिए, कमी है उसकी। तो हम उस चीज़ को उस पे कैसे काम कर सकते हैं? उसको हम कैसे आगे के लिए प्रिज़र्व कर सकते हैं, बस यही एक थॉट था जो मेरे दिमाग में आया बिकॉज़ ऑफ माय एक्सपीरियंस, बिकॉज़ ऑफ माय लाइफ़, बिकॉज़ ऑफ माय एंसेस्टर्स, माय ग्रैंडपेरेंट्स। बस वही एक था कि मुझे लगा कि ये करना बहुत ज़रूरी है, हमको ये लेके आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि आज हमारे ग्रैंडपेरेंट्स के पास जो विज़डम है, वो एआई नहीं दे सकता आपको। एआई से नहीं आप वो विज़डम ले सकते। वो विज़डम कहाँ से आएगा? वो आएगा आपके लिव्ड एक्सपीरियंस से और लिव्ड एक्सपीरियंस हमारा तो जो होगा वो होगा। हम अपनी लाइफ़ जीते हैं, पहले हम 0 फिर 5, 6, 10 ऐसे करके अपनी लाइफ़ जीते हैं, राइट? बट जो हम अपने एंसेस्टर्स से सीखते हैं, वो जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ, इंटेलिजेंस है, जिसको मैं लेगेसी इंटेलिजेंस कहती हूँ, वो सिर्फ़ हमारे लोग ही हमें दे सकते हैं, कोई एआई नहीं दे सकता। सो बहुत दैट इज़ सुंदर माय वर्क। एंड आई थिंक जो हम लोग मेरे पुराने पॉडकास्ट में मैं भी जैसे बात करता हूँ कि क्या है जो भारत को भारत बनाए रखी है, राइट? मतलब बोला जाता है कि 42,000 प्लस टेम्पल्स तोड़े गए। आप कॉलोनाइज्ड हुए, राइट? आपके ऊपर अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया। बट स्टिल भारत भारत जैसा एक कॉन्टिन्यूटी में दिखता है, तो कहा जाता है कि जब यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो जो परिवार में जो कहानियाँ हैं, वो जो ट्रांसफ़र होती है, उसमें ही वैल्यू सिस्टम भी जाती है।
राइट? बिल और आपका वर्क भी बिल्कुल ऐसा ही है। और कहीं-कहीं मुझे लगता है कि व्हेन यू गिव मोरल एजुकेशन डूज़ एंड डोंट्स में, उसे लोग उतना नहीं पालन करते जितना स्टोरीज़ से इमिटेशन ढूँढते हैं, राइट? बिल्कुल, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि स्टोरी का क्या रोल है हमारे जीवन में? जी। बिल्कुल, जैसे आप किसी इफ यू हैव किड्स या जैसे आपके दर्शकों में जिनके भी बच्चे होंगे, उन्होंने ये देखा होगा कि आप बच्चों को जितना मर्ज़ी बोलो, मुँह से आप जो भी बोलो, शायद वो सुने, शायद नहीं सुने। लेकिन जो वो आपको करते हुए देखेंगे, आप पाओगे कि वो कुछ समय के बाद वो बच्चे भी वही कर रहे होते हैं। जैसी आप भाषा यूज़ करो, जैसे आप स्ट्रेस दिखाओ या जैसे आप अपने कोई भी काम करो, बच्चे वो उसको पिकअप करते हैं। सो जो आपने बोला दैट्स वेरी ट्रू कि आप स्टोरी फॉर्म में या उनको जो वो कर रहे हैं जब आप उनको वो देख रहे हो दैट इज़ पिक्ड अप मोर देन जस्ट व्हाट यू से। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। यू हैव टू अगर मैं एक मॉरल ऐसे ही मॉरल देती रहूँ बच्चों को कि अच्छा मॉरल ये हुँ, है, हुँ। मॉरल वो है, डोंट डू दिस, डोंट लाई, डोंट बी ऑनेस्ट, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उसको आप एक स्टोरी फॉर्म में उन्हें बताओगे कि अच्छा पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर उसका ये नतीजा हुआ, दैट्स व्हेन इट स्टिक्स। It sticks in सही the बात। brain, in the mind, and that is what we want. And होता क्या है कि I always have this conversation whenever I have with my friends, colleagues कि ये विज़डम कहते किसको हैं? क्या है विज़डम? विज़डम आप सोचो आपको नॉलेज है, आपने कहीं पढ़ लिया तो वो विज़डम हो गया। नहीं, वो विज़डम नहीं है। विज़डम वो होता है जो जो आपने सीखा, देखा, पढ़ा, फिर उसको एक्सपीरियंस सामने से किया, फिर उसको थोड़ा माइंड में आपने उसको वो विज़डम आपने इन्फॉर्मेशन को चर्न किया। उसको चर्न करना बहुत ज़रूरी है। जो भी इन्फॉर्मेशन दिमाग में चर्न होती है, मन में चर्न होती है, वो उसका सार मतलब बिलोना बोलते हैं ना जो, वो यस, इन्फॉर्मेशन यस। बिलो-बिलो के फिर आपका वो विज़डम आप पाते हो। सो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सही बात है। एक आचार्य चाणक्य के भी श्लोक में एक जगह आता है कि जो विनय है, विनय मतलब आचार्य चाणक्य डेक्स्ट्रस होने को वो कह रहे हैं, एंड आल्सो द ह्यूमिलिटी। राइट, उसके रूट में वो कहते हैं वृद्धोपसेवा, कि यू लर्न फ्रॉम जो भी आपके डोमेन में जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वृद्ध हो चुका है, तो आई थिंक यू लर्न मोर फ्रॉम हिम देन फ्रॉम टेक्स्ट बुक और काइंड ऑफ अ वीडियो, राइट? तो एंड ये भी मैंने मामा जी से पूछा था कि आप 13-14 साल इंडस्ट्री में रहे, इंश्योरेंस का या बैंकिंग इंडस्ट्री का, कुछ 1-2 लर्निंग जो आपको याद रही हो, राइट? अब उनका क्या है ना, 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगा कि कुछ सीखने को मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। जब हम लोग जाते थे क्लाइंट के पास, तो हम लोग ये देखते थे कि हमें सुन कौन रहा है, अ, पैसा किसके पास है, ठीक है? और फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है। अगर ये तीनों पर्सनैलिटी एक ही व्यक्ति है, तो कन्वर्ट होगा आपका सेल्स, ट्रू, ठीक है? ट्रू। नहीं तो सुनने वाला, आप फ़ोन करके नहीं, मैं हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ, या अ, मुझे पैसे लेने पड़ेंगे पापा से, राइट? तो व्हेन यू इन्वॉल्व 2-3 पर्सन्स, तो बोलते थे कि हमें पता चल जाता था कि यहाँ पर कन्वर्जन नहीं होगा, बिकॉज़ देयर या आर डिले होगा, मल्टीपल, डिले होगा राइट, या राइट। तो इसको मैं, जो आपने कहा ना चर्न करके बिलौना, जो है मुझे लगता है ये एक विज़डम है कि आप जब आप जाते हो, तो ये जो विज़डम आपको मिला उनके 14 वर्ष के अनुभव से, तो बिल्कुल, आप तुरंत देखो कि इसके पास पैसा है, यही सुन रहा है और यही फाइनल ऑथोरिटी भी है, राइट? देन यू कन्वर्ट इट, राइट? एब्सोल्युटली एंड एज़ अ फॉर्मर सेल्स पर्सन आई एग्री बिल्कुल सही बात है। मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही रहा। ओके, ओके। अच्छा, अच्छा, आपके इंट्रो में जो मैं मिस किया था, आप इस प्रोजेक्ट के साथ आप और क्या करती हैं, आप यदि बताएँ तो? जी, इमॉर्टल्स के अलावा। जी। इमॉर्टल्स के अलावा मैं एआई रिलेटेड ट्रेनिंग्स भी करती हूँ। एचआर मेरा बैकग्राउंड एचआर में रहा है, ट्रेनिंग में रहा है, कंसल्टिंग में रहा है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग। तो मैं एआई से रिलेटेड ये काम भी करती हूँ फॉर अदर कंपनीज़ जैसे एज़ अ कंसल्टेंट। एंड जैसे मैं आपसे बात कर रही थी पहले एआई में भी मेरा पहले इमॉर्टल्स हुआ, फिर उसके बाद एआई से मेरा सामना हुआ तो मुझे लगा एआई तो वो कंसल्टेंट ब्रेन चलने लग जाता है, आगे की देखता है, आगे की सोचता है। तो मैंने 4 साल 5 साल पहले ही जब एआई के बारे में पढ़ा था, तो मुझे समझ में आया था कि ये
आगे सबको चाहिए होगा। एंड एज़ अ कंसल्टेंट आई फेल्ट सबसे पहले तो मुझे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आगे अपने किसी को बताऊँ या क्लाइंट्स को के साथ में कुछ काम करूँ या उनसे कुछ उनको कुछ बता पाऊँ, उससे पहले तो मुझे ही सीखना पड़ेगा। सो वही एक रीज़न था कि मैंने टाटा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। इनफैक्ट उनका फर्स्ट एवर बैच था वो, फॉर बीएससी एआई/एमएल। एंड सब लोगों ने मुझे बोला, अरे क्या अब तुम इस उम्र में ये सब तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है? बिकॉज़ उस वक़्त समझ नहीं आ रहा था लोगों को कि कितना आगे। तो राइट, आज जब मेरे पास लोग आते हैं एआई के बारे में पूछने, बात करने या कंसल्टिंग का काम मेरे से जब होता है, तो वही होता है कि सब लोग यही बोलते हैं कि अरे तुमने तो पहले ही देख लिया ये। सो बात वही है कि इमॉर्टल्स, मुझे ऐसा लगा कि एक जगह इमॉर्टल्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, बीइंग ह्यूमन रादर, राइट? एंड एक तरफ है एआई जो आपको एक रोबोटिक एज में धकेल रहा है। आप चाहे चाहो नहीं चाहो, मानो नहीं मानो, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बट वी आर गोइंग देयर, वी आर गेटिंग इनटू एन एज एंड इन एआई एज रादर, राइट? सो दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे और स्टिल ह्यूमन कैसे रहेंगे, वो एक मेरा बहुत बड़ा सवाल खुद से रहता है। कि ऐसे क्या करेंगे हम आगे? सब सही, बोलते हैं एआई ये कर सकता है, एआई वो कर सकता है। अरे एआई तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इंसान कहाँ जा? हमारी राइट, चेतना, हमारा विवेक, जैसे आपने कहा, वो सब कहाँ जा रहा है? आर वी टेकिंग दैट विद अस और आर वी लीविंग इट बिहाइंड? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो जो मेरा एक कॉन्सेप्ट है लेगेसी इंटेलिजेंस का, जिसमें मैं कंपनीज़ के साथ भी काम करती हूँ, जिसमें जो आपकी कंपनी में लेगेसी है, जैसे आपके भी जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, वो हमेशा तो वहाँ नहीं रहेंगे। आज जो सही बात। सीईओ है, वो सीईओ हमेशा तो नहीं रहने वाले हैं। वो भी हुँ, कभी हुँ, ना कभी सिस्टम से बाहर जाएँगे, तो उनकी जगह कोई और लेगा। तो वो जब जगह लेंगे, तो उसमें उनको क्या पता है कि पहले कंपनी व्हाट ऑल हैज़ द कंपनी गॉन थ्रू, या व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस दिस अदर सीईओ हैड टू मेक एंड व्हाई। All those, that is part of the legacy intelligence. And I consider this two types of wisdom, two types of intelligence in my legacy intelligence. एक है आपका मैक्रो लेवल, जैसे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं मैक्रो राइट, इकोनॉमिक्स, माइक्रो। तो मेरे हिसाब से एक मैक्रो इंटेलिजेंस, विजडम इंटेलिजेंस होता है, जो होता है आपके सोसाइटल लेवल पे, जिसमें आपके जितने भी सोसाइटल वैल्यूज, जितना भी आपका कल्चर है सोसाइटल, ऑल दैट कम्स अंडर दैट। और एक जो माइक्रो लेवल है, जो हर हर किसी के घर में होता है, इज योर माइक्रो कल्चर। दैट इज द घर में आपके व्हाट आर योर वैल्यूज, व्हाट आर योर बिलीफ सिस्टम्स, समथिंग एज सिंपल एज जो आपके घर में पुश्तैनी रेसिपी है, जो आपके दादी नानी या जो उनसे पहले भी जो बनाते रहे हैं, जो एक पास ऑन करते रहे हैं, राइट? दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट इंटेलिजेंस, दैट लेगेसी इंटेलिजेंस दैट आई कॉल, द माइक्रो लेवल। सो दोनों लेवल्स पे हमको वो इंटेलिजेंस को, उस विजडम को समेटना, प्रिजर्व करना प्रिज़र्व और करना। आगे देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे अब ऐसा बोलते हैं कि कुछ सालों में, इन द नेक्स्ट आई नो 5-10 years, आपके घर में रोबोट्स भी आ जाएंगे। जो आज आपके घर में काम करने के लिए लोग आते हैं, सपोज ऐसा बोलते हैं कि शायद रोबोट्स आ जाएंगे, रोबोट्स आपके घर में काम करेंगे। सो स्लोली एंड स्लोली व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर गेटिंग टू मच इनटू दैट, ऑलवेज एआई, ऑलवेज रोबोट्स वाला सिस्टम वाली लाइफ। तो उस लाइफ में ना बहुत जरूरी हो जाएगा ऐसी चीजें अपने पास रखना, जो आपको रिमाइंड कराएंगे कि अरे भैया तुम इंसान हो, तुम ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हें कनेक्शन की ज़रूरत है। इंटरनेट कनेक्शन नहीं, इंसान से कनेक्शन, अपनी फैमिली से कनेक्शन, ठीक है? इंटरनेट कनेक्शन इज़ वन थिंग, बट यू नीड दैट। सो रिमाइंडिंग दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग जनरेशंस स्पेशली, मतलब जो आगे की जनरेशंस हमारी जो आ रही हैं, जो एक तरीके से लैपटॉप और फ़ोन और स्क्रीन्स पे ही बड़ी हो रही हैं, उनको ये सब याद दिलाना बहुत ज़रूरी होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है एंड आई थिंक अ, जब भी इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आती है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि कई कहानियाँ एपिक ही तो भारत में चली हैं, राइट? मतलब रामायण हो या महाभारत हो,
तो आई थिंक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ बड़े टाइम डिपेंडेंट होती है, समय के साथ गायब हो जाती हैं। लेकिन इस स्टोरीज़ में मुझे लगता है कि जो इमोशंस, भाव और जो पिक्चराइज़ेशन जो दिखने लगता है, राइट? व्हेन यू रीड कोई भी मतलब मुझे तो लगता है कि जो मूवीज़ देखते हैं और जो बुक रीडिंग करते हैं, तो जो बुक रीडिंग करते हैं वो बोलते हैं कि हमें तो ज़्यादा मज़ा आया, राइट? यू बिकॉज़ यू बिल्ड द वर्ल्ड एंड या लाइफ टाइम याद भी रहता है। तो बहुत सुंदर बात है ये कि हम ज्ञान को, विज़डम को कहानियों से पिरो दें क्योंकि उससे कोई नहीं भागता। कॉन्सेप्ट से बहुत लोग भागते हैं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, बट बिल्कुल। बट दैट्स ट्रू, बट दैट्स ट्रू। मतलब कहीं भी चाय की टपरी पे, मॉल में, कहीं न कहीं मुंबई के मतलब बीच में कोई ना कोई 4 लोग, 2 लोग, 1 बैठ रहे हुए हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं, राइट? मतलब चाहे कंप्लेनिंग नेचर हो या शेयर कर रहे हो एक्सटेसी लेकिन हर कोई कहानी ज़रूर सुना रहा है, राइट? और बिल्कुल, को चाह भी रहा है कि कोई सुने, कई लोग परेशान इसलिए कि कोई उनका सुनने वाला नहीं है, राइट? मतलब उनकी कहानी कोई सुन नहीं रहा है, राइट? बिल्कुल। तो इनफैक्ट इमॉर्टल्स का जो जो मुझे ये आइडिया आया था, ये जो मुझे दिमाग में आया कि नहीं ये तो करना ही है, वो क्यों आया? वो इसलिए आया राइट, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं व्हेन आई वाज़ आई थिंक आई वाज़ 10-15 आई डोंट रिमेंबर बट 90s में जब ये मूवी आई थी कुछ कुछ होता है और मैंने ये मूवी देखी थी, तो उस वक़्त जैसे मैंने कहा हमको ऐसा लगता है कि वो दुनिया शायद यही सच है, जो भी आप पिक्चर्स में देख रहे हो क्योंकि वो कहानी बता रहे हैं, वो इतने अच्छे तरीके से कहानी दिखा रहे हैं आपको मूवी में कि आपको लगता है आप बच्चे हो, आपको लगता है ये तो सच ही है, मतलब ये तो सच ही दिखा रहे हैं, झूठ थोड़ी दिखाएँगे, क्यों झूठ दिखाएँगे, राइट? तो वो जब मैंने देखा कि वहाँ पर एक बच्ची है, जो शायद मेरे उम्र की या मेरे से थोड़ी छोटी थी उस वक़्त मूवी में, उसकी मदर उसके लिए कुछ लेटर्स छोड़ के जाती हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहने वाली। तो वो कुछ लेटर्स छोड़ के जाती हैं कि जब मेरी बेटी 10 साल की होगी तो ये लेटर देना, 12 साल की होगी तो ये लेटर देना। तो ये जब वो लेटर्स देखती है, तो जब मैंने वो कॉन्सेप्ट देखा तो मुझे ऐसा लगा मुझे मेरे मेरे दादाजी की याद आई क्योंकि मैंने अपने दादाजी को कभी देखा नहीं। जैसे आपको पता है पार्टीशन सर्वाइवर ग्रैंडडॉटर तो वो मैंने मुझे कभी वो सौभाग्य नहीं मिला उनसे मिलने का, उनसे बात करने का, पर सिर्फ़ कहानियाँ सुनी थी उनके बारे में लोगों से। मेरी दादी माँ से, मेरे पापा से, सबसे मैंने उनकी कहानियाँ सुनी थी कि वो कितने महान एक व्यक्ति थे, उनको पढ़ना-लिखना आता था और वो आर्मी में थे और आई हैड लर्न्ड मतलब उनके बारे में जितना भी सुना था मैंने, सीखा था, वो सिर्फ़ उनकी कहानियों से ही था। तो जब मैंने ये पिक्चर देखी और ये कॉन्सेप्ट देखा तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि अरे! मेरे दादाजी तो इतना पढ़े-लिखे थे, उनको उर्दू लिखनी आती थी उस वक़्त वहाँ पे वहाँ जो पंजाब था पाकिस्तान का, उधर उर्दू लिखते थे। तो मुझे लगा कि अगर वो उर्दू में भी कुछ लिख के जाते मेरे लिए ऐसे लेटर्स तो मैं पढ़ लेती मतलब मैं कहीं से ट्रांसलेट करवा लेती। मुझे इतना तो आइडिया था उस वक़्त की ट्रांसलेशन हो जाता है। तो राइट। जब ये बात आई गई हो गई बचपन में, लेकिन जब 2020 में जब कोविड आया और जब हमने बहुत से अपने आस-पास में बहुत अपने लोगों को खोया, तब वापस ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि अरे! लेकिन उनका क्या? उनकी स्टोरीज़ का क्या? जो जो लोग अचानक कोविड की वजह से इस दुनिया से चले गए, उनमें से एक जिनको मैं जानती थी वो अभी-अभी दादाजी बने थे और वो बहुत ही वाज़ वेरी एक्साइटेड कि वो पहली बार दादाजी बनने वाले हैं और उनको बहुत ये था कि मैं अपने जो भी होगा ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर मैं उनको ये दिखाऊँगा, वो दिखाऊँगा, यहाँ ले जाऊँगा, वहाँ ले मतलब उनकी मैं स्टोरी मतलब उनसे बात जब करते थे हम, तो ऐसा सुन वो बहुत हमें खुश होके बताते थे। तो जब उनके साथ ऐसा हुआ तो शायद मैं बहुत डिस्टर्ब हुई, ये सब सोच के और मुझे मेरी वो वापस मेरी कहानी मुझे ध्यान आई कि अरे! ऐसा क्यों नहीं वो है ना? तो मुझे लगा कि देखते हैं ये कुछ अगर कोई कर रहा है इसके बारे में कोई प्रिज़र्व करने का काम कर रहा है, तो मुझे कुछ ख़ास दिखा नहीं मतलब ऐसा कुछ समझ नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला क्यों क्यों ना तुम ही ऐसा कुछ अपने आप से करो, है ना? तो एक बार को तो मुझे लगा कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ मतलब हाउ कैन आई इट्स लाइक हाउ कैन आई डू इट? बट देन उन्होंने एनकरेज किया कि तुम इतना इस बारे में सोचती हो और जब भी मैं किसी से ऐसे बात करती थी ना इस बारे में तो सबको ऐसा लगता था अरे वाह! हमने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं। हमने तो ऐसे इस बारे में कभी सोचा ही नहीं मतलब एवरीबॉडी रियलाइजेस कि ये बहुत बड़ा गैप है। आज आप किसी भी इंसान से, बच्चे से तो ख़ैर छोड़िए, किसी भी ग्रोन अप से भी अगर आप पूछें कि आप अपने ग्रेट ग्रैंडफ़ादर के बारे में क्या जानते हो? या ग्रेट ग्रैंडमदर के बारे में क्या जानते हो? ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर तक तो उनको शायद थोड़ा बहुत मालूम होता है, उनका नाम, उनका
है ना, थोड़ा बहुत पता होता है कहाँ से थे, शायद वो सब मालूम होता है, उसमें भी ज्यादा नहीं पता होता, लेकिन ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के वो तो लिंक जो है ना, वो लिंक हमारा मिसिंग है। जो एक राइट। इंटरजेनरेशनल ट्रांसफर ऑफ विजडम एक लिंक होना चाहिए, वो लिंक हमेशा से एटलीस्ट मेरी लाइफ टाइम में जो मैंने देखा है, वो मिसिंग रहा है। तो उस मिसिंग लिंक का क्या किया जा सकता है? बस उसी दिशा में एक ये स्टेप है इमोटिव्स। एंड आई थिंक मैं 4 दिन पहले, एक मैम है अपर्णा मैम है फिलीपींस में, तो हमारी बहुत मतलब पुरानी मतलब बॉन्डिंग भी है और हम लोग ज्योतिष पे भी बात करते हैं। मेरे चैनल पे उनके साथ भी कई पॉडकास्ट हैं। तो उसमें हमने बात की कि अ, मैम ने बोली कि एक चीज़ जो हमें करना चाहिए, अगर अपने जीवन का प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, मान लीजिए हम किसी में फँसे हुए हैं, राइट? तो विदिन 7 जनरेशन या 6 जनरेशन यदि हमें स्टोरीज पता हो, तो हमारे पूर्वज ने मान लीजिए कोई गलती की है, उसका वो कार्मिक एंगल से बता रही थी कि उसका कर्म का प्रभाव पूरे लीनिएज पे पड़ता है। तो यदि वी आर अवेयर ऑफ दोज़ इश्यूज या एक्ट, तो शायद हम उस चीज़ को दोहराएँ नहीं, राइट? मान लीजिए फैमिली डिस्प्यूट हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, विद इन स्पाउस हो, कि उन सबको बाद में एंग्ज़ायटी या बड़ा अफ़सोस हुआ कि उन्होंने क्यों किया। लेकिन होता है ना कि आप, अब जीवन इतना बड़ा भी नहीं है कि सारी गलती आप करो और फिर उससे सीखो। आप दूसरों की गलती से भी सीख सकते हो, राइट? तो अ, उन्होंने जब बोला तो मैं सोच रहा था कि अच्छा ये कार्य होगा कैसे, राइट? तो आई थिंक ये एक तो बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं, इट्स नॉट अ स्मॉल वर्क, मतलब क्योंकि जेनेसिस हुई है, भले ये अभी छोटा दिखे, लेकिन मतलब एआई का इस्तेमाल करके इट कैन बी स्केल्ड अप, मतलब बड़ा लार्ज स्केल में। एंड एक आपको अब स्टोरीज से मैं बताता हूँ बड़ा, क्योंकि अब ये चर्चा हुई है तो रेजिलियंस एक प्रोजेक्ट था जो कोविड के समय, मतलब भारतीय परिवार परेशान क्यों नहीं हुआ इतनी मृत्यु के बाद भी, इसका एक रिसर्च पूरा चल रहा था कि फैमिली वैल्यू सिस्टम क्या है भारत की कि ये इसको संभाल लेती है। तो अक्षत विशाल जी मेरे मित्र हैं यूएस से, वो वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट में पॉलिसी मेकिंग में वो भारत आए थे। तो उन्होंने बताया कि गुजरात जो भूकंप आया था, उस समय की भी ऐसी ही स्टोरीज़ उन्होंने मतलब रिकॉर्ड की थी, इंटरव्यू की थी। तो उसमें हमने पूछा कि क्या लर्निंग निकली? मतलब उन्होंने 40-50 लाख रुपए खर्चे किया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, राइट? सर्वे किया, स्टे किया, तो क्या विज़डम निकल के आया? तो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सुंदर है जो मुझे याद था कि एक परिवार में वो गए और वहाँ पे अ, पति की मृत्यु हो गई, राइट? तो उसमें अ, पत्नी के गले में कैमरा था। तो वहाँ पे वो कहती हैं कि अ, उनका बड़ा शौक था कि मैं फ़ोटोग्राफ़र बनूँ, तो उनके जाने के बाद जो है मैं उस उनका जो सपना था उसको मैं कैरी कर रही हूँ और इसको मैं एन्जॉय कर रही हूँ, राइट? अब देखिए ये हमारे लिए ठीक है, इट्स अ, बट उनके पर्सपेक्टिव से क्या, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो जीते जी रिलेशनशिप टूट जाता है, जो डिवोर्स रेट है जैसे पुर्तगाल का 97%, आप लोग मरने के बाद भी निभा रहे हो, राइट? मतलब एक दूसरे परिवार में गए तो उसमें बेटे की मृत्यु हो गई थी, अब पिता थे। तो पिता ने कहा कि देखिए हम लोग बचपन से भगवत गीता पढ़ते आए हैं, जो आत्मा है वो शरीर को कपड़े की तरह बदलती है, राइट? तो इसलिए कहीं न कहीं तो उसका जन्म हो गया होगा। तो उन्होंने लिखा कि अच्छा इनका स्पिरिचुअल वैल्यू है, एक का फैमिली वैल्यू था। और एक परिवार में पूरे परिवार की मृत्यु हो गई थी, मतलब भूकंप जो गुजरात वाली है, और उसमें बस एक लेडी बची थी। और पूरे कॉलोनी ने उनकी मदद की, क्योंकि कॉलोनी वाले ने कहा कि आपकी फैमिली में ने हम सभी की इतनी मदद की है, तो वो मतलब एक्स अगर हेल्प किया तो 10 एक्स उनको रिटर्न में मदद मिला। तो उन्होंने ये नोट डाउन किया कि हाँ, रिलेशनशिप ट्रांज़ैक्शनल नहीं है कि जितना किया उतना मिला, बट आपको भर-भर के प्रेम और प्यार मिलता है। तो ये स्टोरी रिकॉर्ड ये कर रहे थे रेज़िलियंस कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो साइकोलॉजिकल जो असर पड़ता है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए हम भारत से क्या सीख सकते हैं? यही प्रोजेक्ट था उनका। बहुत कुछ सीख तो सकते हैं। जैसे आपने बोला राइट, ये बहुत इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत एक ऐसी एक सिविलाइजेशन होगी जो जिसके पास लोग जिसकी तरफ देखेंगे कि अरे हमें बताओ, हमें सिखाओ क्या करें, कैसे चलें आगे। हुँ,
राइट, आई थिंक राइट। ये होने वाला है और ये बहुत जल्दी मुझे ऐसा दिखता है कि ऐसा होगा। क्योंकि हमारे पास जो इतने पुराने फ्रेमवर्क्स हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में हैं या जो हमारे फैमिली सिस्टम्स में चलते आए हैं, आई थिंक वो जैसे आपने बोला वो फ्रेमवर्क्स दे वर्क। हम राइट, जितना भी हम वांनाबी कूल बनने के लिए दिखाएं कि अरे नहीं है ना, एट द एंड ऑफ द डे हम अपने घर ही आते हैं और अपने घर में ही सुकून मिलता है, अपने घर में ही समझ में आता है कि दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, राइट? जैसे अब मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब कहीं भी जाओ, कहीं भी हर जगह का अपना-अपना बहुत प्लस पॉइंट है। हर जगह अपने लिए उसके अपने उसमें कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, जैसे हमारे पास भी प्लस माइनस दोनों हैं। पर इस इतने सालों में बस ये समझ में आया कि अगर हम अपने जो हमारे पास है, अगर हम उसको ही संजो लें, उसको ही सीख लें, तो हम तर जाएँगे। सही बात है। हुँ, बिल्कुल सही बात। ये है ना? एंड एक जो आप उससे पहले जो आप एक बात कह रहे थे, मुझे उससे ध्यान आया, मैं कहीं पे ऑनलाइन पढ़ रही थी कुछ साइंस का, जो वेस्टर्न साइंस जो है, उसमें भी कहीं न कहीं ये रिकॉग्नाइज़ किया है कि एक चीज़ होती है इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा। हुँ, हुँ। आप राइट। है ना? जेनेटिक्स में मतलब है, राइट? हाँ, बिल्कुल। आपके जेनेटिक्स में है, वो एक एपिजेनेटिक्स भी बात होती है उसके साथ-साथ। सो इट्स लाइक अ, आप मानो या ना मानो, आप चाहो ना चाहो, पर वो जो आपके पहले एंसेस्टर्स जो आपके रहे हैं, उनके साथ जो अच्छा-बुरा जो भी घटना हुई है, वो कहीं न कहीं आपको अफ़ेक्ट करता है। आप आपको पता भी नहीं चलता है। यू डोंट राइट, इवन बिल्कुल। रिकॉग्नाइज़। बिल्कुल सही बात। सो it is very important to know that there is something called intergenerational trauma. अब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे मेरे अंदर से जो ये आवाज़ आती है, कि ये स्टोरीज़ प्रिज़र्व करनी चाहिए, वो क्यों आती है? Maybe it is because my ancestors went through a lot of trauma at the time of partition. It could be. See, जैसे मैंने बोला, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ। मुझे उनसे, मेरे दादाजी से मिलने का, उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। सो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो जो ट्रॉमा उन्हें हुआ हो, आज उसी की वजह से मेरे अंदर से ये आवाज़ आती है कि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए, अगर हम ये नहीं करेंगे, हमारी जनरेशन, जो मेरी जनरेशन है, जो आपकी जनरेशन है, अगर वो इस चीज़ को आज प्रिज़र्व नहीं करेगी या डॉक्यूमेंट करके प्रिज़र्व नहीं करेगी, तो उसके बाद तो ये स्टोरीज़ खत्म, दे आर राइट, गॉन फॉरएवर। राइट। So if they are gone forever, then how will your kids and my kids get to know कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था? या आपके दादाजी कौन, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे? You know, like how do you know where you come from? How do you know? अब सही ठीक बात। है, मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में पता है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, कहाँ से थे। आई डोंट नो। मे बी इफ आई जैसे हमारे वो हरिद्वार में या कहीं डॉक्यूमेंट करते हैं, हो सकता है वहाँ, लेकिन आपको एक ईज़ी एक्सेस नहीं है। सही आज बात अगर है। आप और वो तो जानना चाहते नाम ही है, स्टोरीज़ नहीं है, वो तो बस हाँ, उनकी स्टोरीज़ नहीं वंशावली है, है। बस नाम राइट। होगा, नथिंग मोर देन दैट। और नाम जान के आप कर भी क्या लोगे? उससे क्या कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। और जैसे कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि अरे बट व्हाई डू यू डू दिस? कौन किताबें पढ़ता है? कौन ये सब पढ़ेगा? सो माय आंसर इज़ सिंपल। भले ही आप रोज़ ये नहीं पढ़ो, लेकिन हर किसी की लाइफ़ में एक टाइम ज़रूर आता है जब वो ये बैठ के सोचता है कि मैं हूँ कौन? मैं कहाँ से आता हूँ? व्हाट एम आई मेड ऑफ? Every one of us is made of so many things. And it's like हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर क्या-क्या है, right? So it's so much that to figure it out, I think something like Immortals helps, you know? And not just that, आज की डेट में देखिए, जैसे आपने बोला न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। आज दादा-दादी इंडिया में रहते हैं, ग्रैंड किड्स यूएस में हैं या कहीं किसी अलग कंट्री में है, या इवन इन इंडिया आप किसी डिफरेंट स्टेट में अलग हैं, सिटी में। हुँ। अलग सिटी में हैं, और आजकल लाइफ ऐसी हो गई है कि बच्चों की लाइफ बिज़ी है, पेरेंट्स की लाइफ बिज़ी है, सो स्पेंडिंग
time, real time with grandparents or with elders of the family has become very difficult. तो उसमें आप कैसे ये मेक श्योर करोगे कि आप उनको ये सब ज्ञान दो? ये जो हमने बात की, जो माइक्रो लेवल जो है, फैमिली लेवल विज़डम, वो उनको कैसे आप ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट करोगे? सो समथिंग लाइक दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड जितना मैं इसके बारे में सोचती हूँ, मुझे उतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, मतलब इट्स वेरी इम्पोर्टेंट आगे जाने के एआई एज में। एंड आई थिंक मैं ये भी सोच रहा था कि जो आपका कंसल्टिंग माइंड है, तो आपने मान लीजिए आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला या अपॉर्चुनिटी मिली, तो इसका स्टेप्स मतलब आप कैसे अप्रोच करते हैं? पूरा प्रोसेस क्या है? यदि इट्स नॉट लाइक ब्लैक बॉक्स बट जो भी आप शेयर करना चाहें कि आप ये इमॉर्टल्स मतलब रन कैसे होती है? जी। सो इमॉर्टल्स में हम बहुत सिंपल, जैसे आपके नाना जी, वो स्टोरी सुनाते थे और उनको स्टोरी सुनाना पसंद था, लेकिन जहाँ लिखने के लिए बोला तो शायद वो हिचकिचा गए, है ना? हुँ। सो ये चीज़ मैंने बहुत सारे जो हमारे जो एल्डर्स हैं, जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, मैंने उनमें देखा है कि जब आप उनके साथ बात करते हैं एंड उनसे आप उनके लाइफ के बारे में पूछते हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट इट। मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप उनसे बात कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो, उनसे यू आर ट्राइंग टू मेक देम रीलिव देयर पास्ट इन अ वे। बट जैसे ही वो लिखने की बात आती है, तो वो उनको लगता है, अरे! ये तो क्या करेंगे करके, है ना? कई बोलते हैं क्या करेंगे करके, कई बोलते हैं कि अरे मुझे लिखना-विखना नहीं आता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हम क्या करते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं और उनसे उनका उनको ल उन उनको लगता है कि हम उनसे बात कर रहे हैं अच्छे से, वो वी डिस्कस बेसिकली, हम उनको उनकी लाइफ में एक फ्लैशबैक में लेके जाते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब आप कहाँ पैदा हुए, हू वर योर राइट। पेरेंट्स, आपके भाई-बहन, आपका घर कहाँ था, घर में कौन-सा पेड़ था, आप लाइक सिंपल क्वेश्चंस टू। मैं थोड़ा-सा मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपके अनुभव से ट्रिगर क्या होता है? मतलब आप क्या छेड़ते हो कि सामने वाला खुल जाता है? मतलब वो पूरी कहानी कहने लग जाता है। कुछ तो होगा ऐसा? जी। सो मोस्टली क्या होता है कि जब उनको ये मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो वो बोलते हैं, अरे पर मैं अपनी स्टोरी क्यों बताऊँ, मतलब क्या क्या करोगे तुम मेरी स्टोरी का, क्या करना, मतलब राइट, व्हाट इज द राइट, यूज। तो उनको जब सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि इसका यूज आपके लिए नहीं है, हम ये आपके लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये आपकी आगे की जनरेशन के लिए कर रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू रीड दिस, ये आपके लिए नहीं है, आप नहीं पढ़ोगे ये, लेकिन आपकी जो आगे की जनरेशन है, जो आपके ग्रेट ग्रैंड किड्स हैं या उसके आगे जो जनरेशन होगी, ये उनके लिए कर रहे हैं हम, ताकि वो पढ़ पाएँ, वो आपको जान पाएँ। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे अब मेरे दादाजी के केस में था, मुझे लोगों ने उनके बारे में जो भी बताना था बताया, लेकिन यहीं अगर वो अपने हाथ से लिख कर जाते, तो बोलते हैं ना, ही कुड हैव कंट्रोल्ड व्हाट ही ट्रांसमिट्स टू अस, टू हिज ग्रैंडकिड्स। तो ये उनके हाथ में हम एक पावर, जब उनको मैं ऐसे समझाती हूँ कि आपके हाथ में एक पावर दे रहे हैं हम, जिससे आप कंट्रोल करेंगे कि आपके आगे की पीढ़ी आपके बारे में क्या जानना चाहे, क्या जाने, एंड नॉट जस्ट दैट, क्या जाने आपके बारे में, बट ऑल्सो आप उनको क्या कहना चाहेंगे। जैसे एक ग्रैंडफादर थे एंड ही वो बोलते हैं ना सोने की सीढ़ी चढ़ना, तो वो उनके बेटे का बेटा, फिर आगे एक उनका भी बच्चा हुआ, सो इट्स लाइक वो आप 3 जो है आपकी पीढ़ी, आप तीसरी पीढ़ी आपकी होती है जो, तो बोलते हैं सोने की सीढ़ी चढ़ने वाली बात बोलते हैं। तो जब उनका ये हुआ, जब ग्रैंड किड हुआ, तो उन्होंने एक फिलॉसफी बुक लिखवाई। क्या? उसमें सिर्फ ये था कि जब वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, जब वो पढ़ने लायक होगा, समझने लायक, पढ़ने लायक तो ख़ैर बच्चा 7-8 साल में, 6-7 साल में हो जाता है। लेकिन जब वो समझने लायक होगा, मे बी 14-15 टीन्स में या जैसे भी, तो मैं चाहता हूँ कि वो ये बुक पढ़े। क्योंकि मैं उसको ये जो है विज़डम या फिर ये जो मेरी लाइफ़ की लर्निंग्स हैं, ये मैं उसको बताना चाहता हूँ। आई माइट नॉट बी हियर एट दैट टाइम, बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी 85 और सम व्हाटएवर। जब तक वो बच्चा 15 साल का होगा या 20 साल का होगा, आई मे नॉट बी हियर टू टेल द स्टोरीज़ और टू टेल दिस। सो documenting it, preserving it so that my great grandchild
कैन रीड इट, और उसके बाद में भी जो बच्चे होंगे, सिर्फ उसके लिए नहीं, मतलब एक बच्चे के लिए नहीं, इट्स फॉर आगे की जो भी पीढ़ी होंगी, तो वो उन्होंने एक अपनी लाइफ फिलॉसफी बुक लिखी, ओके। यू नो। सो दिस इज, आई थिंक दिस वाज सो ब्यूटीफुल बिकॉज हम ऐसे सोचते नहीं हैं। एंड आई, एक एक मैं एक थे अंकल, उनके साथ हमने काम किया था, तो 3 जनरेशंस पहले का उन्होंने, उनका सब उनके पास था, मतलब उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने अपनी लाइफ स्टोरी लिखी थी, फिर उनके ग्रैंडफादर ने अपनी स्टोरी लिखी थी, फिर उनके फादर ने भी अपनी स्टोरी लिखी थी, तो वो 3 जनरेशंस का उनके पास ऑलरेडी था, यू नो, व्हिच वाज लाइक हैंड रिटन। तो अब वो हैंड रिटन, उसको एक डॉक्यूमेंट करना, एक एक उसको डिजिटाइज करना, और उसके बाद में उनकी स्टोरी उसमें ऐड करना, सो यू नो दैट इज फुलफिलिंग वर्क। उनके बच्चे आगे बहुत जो भी सुंदर। होंगे, जो जी, सो आई थॉट हम्म। दिस वाज, नो, इट्स समथिंग दैट may not sound very glamorous, but when you stop and think about it, ऐसा, तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, बहुत जरूरी है, राइट। बिल्कुल, सो बिल्कुल। बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल। या बिल्कुल। या आई और थिंक एआई इसको और जरूरी कर रहा है, एआई जो भी हाँ, जिस हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, मतलब हाँ, सब कुछ इंटरनेट से सीखेंगे तो फिर फैमिली से क्या सीखेंगे अगर बिल्कुल, मेबी मेबी कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता ना इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन है, किस सिचुएशन में वो नॉलेज का यूज़ है इन्फॉर्मेशन। आई थिंक विज़डम इज़ मच मोर यूज़ेबल, डिलिवरेबल जैसा है कि हाँ, डिलीवर करता है आपके लिए, राइट? इट्स नॉट absolutely, अ, and people need to understand, as somebody who has learned AI formally and understands, I keep telling people, आपको ये बात समझनी होगी कि AI perfect नहीं है। AI में there is something called bias, AI can be biased, AI हुँ, AI is nothing but, you know, what you get based on the past data, जिसमें आपको आपको ट्रेनिंग, जिस मॉडल में, मॉडल को जो ट्रेनिंग मिली है, उसी बेस पे वो आपको जवाब देगा। तो अगर जिस जो ट्रेनिंग डेटा है, अगर वो ही बायस्ड है, तो आपको बायस्ड रिस्पॉन्स मिलेगा। सो यू कैन नॉट रिलाई 100% की जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है वो 100% सही है व्हेन इट कम्स टू सही बात है। नॉन, यू नो, मैथ्स सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट। मैथ्स का, मैं मैथ्स की बात नहीं कर रही हूँ, उस तरीके के प्रॉब्लम्स का। ऑल्सो देर इज समथिंग कॉल्ड हलुसिनेशन इन एआई। अब एआई में हुँ, हलुसिनेशन का क्या मतलब है? उसमें ये है कि एआई इतने कॉन्फिडेंटली आपको आंसर देगा कि आप पकड़ ही नहीं पाएँगे कि ये सही है कि गलत है, और आप उसको ही सच समझ बैठेंगे। एंड आई फील दिस इज़ अ वेरी बिग टॉकिंग पॉइंट व्हेन इट कम्स टू आवर टीन्स, व्हेन इट कम्स टू आवर किड्स। क्योंकि आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, जिनको शायद ये बात नहीं पता होगी, तो वो ऑब्वियसली जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सच मानेंगे। अब वो स्क्रीन पे सच है या झूठ, वो तो बाद बात की बात है, लेकिन क्योंकि वो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उनको वो सच ही, इनफैक्ट आज मैंने बच्चे देखे हैं जो घर में आके बोलेंगे, "अरे, अरे आप आपको कुछ नहीं पता है, गूगल को सब पता है।" यू नो, गूगल नोज़, देखो गूगल ने ऐसे बोला है, तो आप जो कह रहे हो शायद वो सही नहीं है, यू नो, लाइक ऐसा भी होता है, बच्चे आके बोलते हैं। सो आई थिंक हैलुसिनेशन एंड बायस को हमेशा दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि एआई परफेक्ट नहीं है। जैसे इंसान परफेक्ट नहीं है, एआई भी परफेक्ट नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक जाते-जाते मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कमेंट क्योंकि जनरली ह्यूमैनिटीज़ से मैंने जो देखा है, मेरा जो अनुभव है, चाहे अशोका यूनिवर्सिटी से, टिस से पढ़ते हैं, तो एक्टिविज़्म में मैंने देखा है कि ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है कि मुझे चाइल्ड जो राइट्स है या फीमेल राइट्स है, उस पे मुझे काम करना है, एनवायरनमेंट पे काम करना है, लड़ने के मोड में कि मुझे रिवॉल्यूशन खड़ा करना है एंड आई हैव मतलब हमें वॉइस बनना है, राइट? जिनको वॉइस नहीं मिला। बट ये थोड़ा मुझे एकदम अलग लगा कि आप फैमिली वैल्यू की लेगेसी को मेंटेन करने वाली बात कर रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत सुंदर बात है कि ये इंस्टीट्यूशनल वे में अगर ऐसी चीज़ें आने लगे, तो यही आई थिंक भारतीय तरीका है समस्याओं को समाधान करने का। इट्स नॉट कि यू आर ऑलवेज इन द फाइटिंग मोड कि हम लड़ के ही लेंगे, राइट? दैट्स यू कैन आल्सो बी वेरी मच एम्पैथेटिक, एक्चुअल में एम्पैथी शो करके जो हम बोलते हैं ना कि कनेक्शन बिल्ड करके यू कैन आल्सो कन्विंस द पीपल। इट्स नॉट जस्ट द लॉजिक बट यू बिल्ड कनेक्शंस एंड देन यू सॉल्व द इश्यूज। तो बिल्कुल, इट्स आई थिंक कंस्ट्रक्टिव। राइट, बहुत सुंदर। बहुत आनंद आया निष्ठा जी आज आपके साथ जुड़ के और विषय भी
बहुत ही अद्भुत रहा। आप जो उद्यमिता इन एंटरप्रेन्योरशिप जिस टॉपिक को लेके, जिस सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, इट विल वर्क स्पेशली इन इंडिया। इंडिया में कहानियाँ पसंद है, लोगों को कहानियाँ सुनना, सुनाना तो और पसंद है, ठीक है? तो आप इस कार्य को करते रहें। अगर कोई लिंक होगी तो मैं इस वीडियो के कमेंट में भी, ताकि वो इमॉर्टल्स के बारे में और जान पाएँ, मैं उसको ऐड कर दूँगा। धन्यवाद रवि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया एक्चुअली। इतने खुल के बात की, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। वेल एंड लेट्स कीप इन वेलकम। टच। थैंक यू, श्योर, 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 थैंक यू श्योर। सो मच। थैंक धन्यवाद यू। निस्तर। धन्यवाद।